तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या आया कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनु करना चाहिए। दृश्य बाधित वाले जिनको दिखाई कम देता है उनके लिए बात यहाँ पर की। तो देखिए इसमें लिखा है कि टीचर को क्या करना चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ये इसका सही जवाब है। अब देखिए आता है कि प्रतिभाशाली बच्चे, देखो क्या लिखा है, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतरक्रिया में नहीं होते। तो ये सही नहीं है। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ठीक है, ये भी सही नहीं है। बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर सकते हैं। फिर है कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो बिना सहायता के भी ये संभव नहीं है। तो इसके लिए सही जो जवाब होगा कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः यानी बाय नेचर वो अच्छा निष्पादन अच्छा काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो गिफ्टेड होते हैं और वो किसी भी क्षेत्र में सामान्य लोगों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन हम होते हैं। अब देखिए आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर। तो एक लिखा है कि एक बालक कुछ दिनों से कक्षा में गुमसुम बैठा रहता, कुछ दिनों से कक्षा में गुमसुम बैठा रहता, इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो लिखा कि बालक के सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए, प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, स्वयं बालक सहपाठियों अभिभावक से कारण जानना चाहिए और बालक को घर भेज देना चाहिए। तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि बालक गुमसुम क्यों है। तो उसका स्वयं बालक, उसके सहपाठियों और उसको जो अभिभावक हैं उनसे कारण जानना चाहिए ताकि उसके गुमसुम रहने का कारण पता लगाया जा सके। फिर देखिए आपका आता है कि एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए, देखिए वर्ड्स यहाँ पे क्या लिखा है, शब्द क्या है, नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है और शिक्षकों एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वह होता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा जो जवाब आया वो यहाँ पर आया आपका कि नई नई जानकारियों, अब नई नई जानकारियों पर वो स्रोत पता करना चाहता है, शिक्षकों से बातचीत करना चाहता है। इसका मतलब है कि इस प्रकार का बालक कैसा होगा, प्रतिभाशाली बालक हो। अब देखिए आता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा अन्य सामान्य बच्चों के साथ और विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए पद्धतियों के द्वारा। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो सामान्य जो अप्रोच होती है हमारी, यानी सामान्य हमारा जो प्रयास होता है वो यहाँ पर ये होता है कि इन बालकों की शिक्षा हम लोग कहाँ करवाएं, सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में करवाने की रहती है। तो यहाँ पर आया कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ इनकी शिक्षा करवाई चाहिए और ऐसा इसलिए करवाया जाना चाहिए ताकि क्या किया जा सके कि इनको सामान्य बालकों के साथ समायोजन करके सिखाया जा सके। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा सामान्य विद्यालय में अगर उन्नति नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, विशेष जो विद्यालय है उनका प्रबंध किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा पहला जो प्रयास होता है इन बालकों के लिए ये होता है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ इसको दी जानी चाहिए। अब देखिए आगे बात करते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की। तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं ये है, ठीक है, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो यहाँ पर निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं इसकी विशेषता नहीं होती है। यहाँ पर निम्न की जगह वर्ड होना चाहिए था उच्च, उच्च औसतीय मानसिक क्रियाएं इसका जवाब होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये इसके लिए विशेषता नहीं है, तो इसका जवाब जो होगा वो ये होगा। अब देखिए आगे आता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। यानी प्रतिभाशाली जो बालक है उनके लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण द्वारा ज्ञान की
रचनात्मकता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। ये इसका जवाब है। फिर अगला आपका जो प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। देखिए दो बातें यहाँ पर, एक सृजनात्मक और दूसरा प्रतिभाशाली बालक। तो इनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन पर। तो देखिए इसका जवाब यहाँ पर ये होगा कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। इसका अभिप्राय ये है कि प्रतिभाशाली बालक और जो दूसरे यहाँ पर जो सृजनात्मक बालक है, उनके लिए किस प्रकार के जो अनुदेशन है वो होने चाहिए, तो उसको ध्यान में रख करके सारा किया जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि शिक्षक द्वारा क्या किया जाए, अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। फिर आता है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए, यानी प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, किस तरीके पर सबसे ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है कि अभिभावकों के मत को देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचार चाहिए। तो देखो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के जो परिणाम होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उनमें ज्यादा तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की संभावना ही नहीं होती। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं वो सटीक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को दिया जाना चाहिए। अब आता है कि सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य। देखो बात किसकी की जा रही है यहाँ पर, सृजनशील बालक यानी क्रिएटिव जो चाइल्ड है उसकी बात की जा रही है। तो सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, बिल्कुल सृजनशील बालक जो होता है जिज्ञासु होता है, नई नई खोज करना चाहता है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, जबकि सृजनशील बालक क्या होता है, साहसी होता है। तो यहाँ पर यही इसका जवाब होगा। सृजनशील बालक कैसा होता है, साहसी होता है, जोखिम उठाने को तत्पर रहना, यह सृजनशील बालक की एक पहचान, एक विशेषता है। जो बालक जोखिम उठाने को तत्पर होता है वही बालक क्रिएटिव होता है, क्योंकि कोई भी काम जब किया जाता है, स्टार्टिंग में कोई भी नया काम होता है तो वो जोखिमपूर्ण होता है, और जो जोखिम उठाना जानता है, जो जोखिम लेना जानता है, वो किस प्रकार का बालक होगा, वो क्रिएटिव चाइल्ड यानी कि सृजनात्मक बालक होगा। तो इसका जवाब यही है, साहसी होता है वो, जबकि यहाँ पे लिखा नहीं होता है। अब आता है कि सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता क्या है ना, सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्रिएटिविटी क्या है। तो बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है, ये गलत है। बच्चों के एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, भी गलत है। पाठ्य वस्तु पर निर्भरता को बढ़ावा देती है, और यहाँ पर ये इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो करके सीखा जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे में क्रिएटिविटी होगी तो करके सीखने पर ही ज्यादा बल देगा, क्योंकि करके सीखने से सृजनात्मकता का विकास होता है। जैसा सृजनात्मक बालक की शिक्षा व्यवस्था में बताया गया है कि पाठ्यक्रम का उचित आयोजन किया जाए, और पाठ्यक्रम के उचित आयोजन का मतलब है कि ज्यादातर चीजें उसको करके सिखाई जानी चाहिए, ताकि उसकी क्रिएटिविटी को और ज्यादा डेवलप करवाया जा सके। अब आता है कि किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती है, यानी क्या विशेषता होती है, तो समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम, रटकर याद करने की योग्यता, दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समता, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। तो विशेषता पूछिए कि कौन सी विशेषता होती है, तो मौलिक विचार और अभिव्यक्ति, ये इसका जवाब है। फिर आता है कि सृजनात्मकता को खालिस्तान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, यानी किससे संबंधित होती है। तो देखिए रवादार बौद्धिकता, ठीक है, दूसरा अभिष्ट सोच, और तीसरा विविध सोच, और फिर द्रव बौद्धिकता, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर सृजनात्मकता जो है, तो इसमें जो चिंतन होता है, एक तो होता है अपसारी चिंतन, इस प्रकार का चिंतन होता है, इसमें अपसारी चिंतन होता है,
और अपसारी जो चिंतन होता है ना, उसका मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। वो क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो इसका जवाब होगा, यानी कि विविध सोच। फिर है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा है जिससे सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा? तो देखो, यहाँ पर लिखा है खेल, फिर दूसरा लिखा है भाषण, तीसरा लिखा है कहानी लेखन और चौथा लिखा है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो कौन सा इसमें जो है वो नहीं होगा? तो देखिए, जो भाषण है उससे किसी प्रकार की सृजनात्मकता यहाँ पर, खेल खेलने से भी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, कहानी लिखने से भी सृजनात्मकता का विकास होगा और निर्माण संबंधी क्रियाओं से भी सृजनात्मकता का विकास होगा। अब आता है निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या है? तो सृजनात्मकता के तत्वों की बात हो रही है, तो मौलिकता तत्व होता है, धाराप्रवाहिता भी तत्व होता है, लचीलापन भी तत्व होता है, लेकिन अनुशासन इसका कोई तत्व नहीं होता। तो इसका जवाब यही है। निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? यानी कौन है जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आता है? तो देखो, प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़ा, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम, तो ये सभी जो बच्चे होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आते हैं। तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अब देखिए, आता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? एंड जो स्टेटमेंट्स दिए हुए इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, लिखा है कि निम्न में से पहला जो कथन है वो कि सृजनशीलता की किसी भी कला में मौलिकता होती है। ये तो सही है। फिर है कि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं। यस दोस्तों, यही कथन यहाँ पर क्या है? गलत है, क्योंकि सृजनात्मकता के लिए चिंतन होना जरूरी है, और चिंतन भी कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन का होना जरूरी है। बिना चिंतन के सृजनात्मकता का उत्पन्न होना ही संभव है। फिर आता है कि अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि। तो अंधे बालकों के लिए क्या होता है? ब्रेल लिपि होता है। फिर आया कि जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है, यानी शैक्षिक उपलब्धि जो है वो अन्य बालकों से निम्न रहती है, तो उसको बोला जाता है पिछड़ा बालक। ये, और शैक्षिक उपलब्धि के रूप में जो पिछड़े बालकों को वर्गीकृत किया वो किया था सिरिल बर्ट ने। यानी ये किसका काम है? सिरिल बर्ट का काम। फिर देखिए, बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो आता है कि एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है। कैसी कल्पना कर रहा है? असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, और असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है सृजनशील बालक करता है। तो सृजनशीलता का उदाहरण, शून्य में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करवाए। यस, इसका जवाब यही होगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, बस उसको क्या मिलने चाहिए? उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए चाहिए। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? यानी कौन सा विशिष्ट बालक नहीं? तो धीमी गति से सीखने वाला विशिष्ट बालक होता है, सृजनशील बालक भी विशिष्ट बालक है, शारीरिक रूप से विकलांग भी विशिष्ट बालक है, ये साधन संपन्न बालक ये विशिष्ट बालक। ये इसका जवाब है। फिर है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने? तो देखो, अभी पीछे मैंने बात की थी कि पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की जो अवधारणा है वो सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई, और इन्होंने एक फार्मूला दिया, और फार्मूला जो है वो EQ का फार्मूला होता है। EQ का मतलब है एजुकेशनल क्वेश्चन, और ये फार्मूला होता है EA/CA/100। और पिछड़े बालकों का जो EQ इन्होंने बताया वो बताया 85 से, यानी जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी शैक्षिक लब्धि कितनी होती है? 85 से कम होती है। फिर आया कि यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए, इसका यही होगा कि बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाए ताकि उसकी जो समस्या उसको दूर किया जा सके। फिर है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन रखता है, जिनमें क्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक।
तो देखिए इसका जवाब होगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तित करने की अपेक्षा रखता है। यानी ये जो विचारधारा है वो इस बात पर बल देती है कि जो शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का दृष्टिकोण है, उसमें परिवर्तन लाया जाए, विषय वस्तु में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि ये बच्चे समाज पर बोझ नहीं है, बल्कि ये बच्चे भी समाज की जो विकास है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, बंधित छात्र या फिर विकलांग छात्र। तो देखो यहाँ पर जो बात की जा रही है उसमें लिखा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, तो इसमें शब्दावली जो प्रयोग की गई तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं, यानी कौन सी पद्धति इसमें से प्रभावशाली नहीं है? तो विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं, उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो देखिए इसमें जो सबसे उपयुक्त जो है वो ये होगा कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये इसका सही जवाब। अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों में सामान्य रूप से नहीं होती है? सामान्य रूप से नहीं होती है तो विलंबित प्रतिक्रिया तो होता है, सामाजिक बुद्धि में कमी, विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब, याद करने की क्षमता इनमें होती है। तो इसका यही जवाब होगा। फिर आता है यहाँ पर आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, बच्चों का दिमाग खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ना कि अंकों पर। यस, साप्ताहिक प्रश्न का अभ्यास करना, तो इसका जवाब यही होगा कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ना कि अंकों। और लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? तो वंचित बालक वो होते हैं जिनको अपेक्षित सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अनुभव है वो उपलब्ध नहीं हो पाते, उनको कहा जाता है वंचित बालक। तो वंचित जो बालक है इसकी हम बात करें तो जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, भावी मनोशैक्षिक का संकट, उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की? तो जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेल, ये उसकी विशेषता है। आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसर रखना। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो ये है कि उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना, ये उसकी विशेषता। तो ये थे हमारे